मगर बचपन से क्या सुनते आए हैं, ब्रेन खराब मीन्स पागल है, एंड इट इज़ अ गाली। वो बीमारी के दायरे में नहीं आती। पेट खराब होना गाली नहीं लगता, मगर जब हम किसी को कहते हैं कि दिमाग खराब है, वो गाली लगता है, क्योंकि बचपन से हम इसी तरह से बोलते आए हैं। ठीक है, सो वन इज़ आवर बिलीफ सिस्टम। सेकेंडली, बट हम इसको डिनाई नहीं कर सकते ना कि दिमाग शरीर का हिस्सा है। अगर हम ब्लड प्रेशर को मानते हैं, हम शुगर लेवल को मानते हैं, हम डायरिया को मानते हैं, हम फूड पॉइजनिंग को मानते हैं, अगर हमारे प्लेटलेट्स गिर जाते हैं हम उसको मानते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा ब्रेन भी शरीर का हिस्सा है। हमारे ब्रेन में भी खराबी आ सकती है। ठीक है, क्या आपने बचपन से किसी ने सुना है कि तेरा दिमाग खा रहा है, तेरे मत मारे गए, तू ऐसे कर रहा है? कोई एग्जाम्पल दे सकता है किसी चीज़ का? कब बोलते हैं हमारे बड़े बच्चों को ये बात? अक्सर क्या एग्जाम्पल देते हैं वो? तेरी मत मारी गई है, तू इतनी ठंड में तू नंगे पाँव। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सर्दी का समय है, आपको मोजे या फिर जुराबें या कुछ पहनना चाहिए। तेरा दिमाग खराब है, तेरा दिमाग खराब है जो तू ये खाई जा रहा है, इतना तेरा पेट खराब हो जाएगा। क्या मतलब है? बट हमने इसको कभी इस एंगल से नहीं देखा, कभी हमने इस स्पेक्ट्रम में नहीं देखा कि हाँ, दिमाग खराब हो सकता है, दिमाग भी थक सकता है, दिमाग भी बीमार हो सकता है। और दैट इज़ एग्जैक्टली द रीज़न हम यहाँ आए हैं, क्योंकि दिमाग खराब होने का मतलब हम बचपन से जानते हैं कि नॉर्मल से हटकर हरकत करना। ठीक है, जो हमारे सोसाइटी में नॉर्म्स बने हुए हैं, अगर हर कोई एक चीज़ फॉलो कर रहा है तो डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं, बट नॉर्मली तो हम वही करते हैं ना। अब हम गर्मी में तो स्वेटर नहीं पहनेंगे, सर्दी में स्वेटर पहनेंगे। तो वी हैव टू सबसे पहले एक्सेप्ट कि ब्रेन शरीर का हिस्सा है, और ब्रेन जब खराब होता है तो ब्रेन जो जो काम करता है वो भी खराब ही होंगे। अगर पेट खराब होगा तो आप खाना नहीं पचा पाओगे, तो अगर ब्रेन खराब होगा तो क्या होगा? तो क्या होता है हमारे घरों में? झगड़े और नशे की बीमारी और ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा। फाइन, क्योंकि जिसका ब्रेन स्टेबल नहीं है, जिसका मानसिक संतुलन नहीं है, वो पर्सन तो ऐसी हरकत ही करेगा। तो इसमें आदत की बात नहीं रह जाती। आदत हमारे स्वभाव का हिस्सा है, बिहेवियर का हिस्सा है, और जो हमारी सोचें हैं वो सब दिमाग से निकलती हैं। तो जब हम बीमार हो जाते हैं, हमारी सोच भी बीमार हो जाती है, हम उल्टा सोचते हैं। डिसऑर्डर मीन्स अगर ब्रेन ऐसे चलता है तो ब्रेन ऐसे चलने लगता है, डिसऑर्डर। जब तक हमें ये बात समझ नहीं आएगी, जब तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते रहेंगे। क्योंकि एक तरफ से हम बोलेंगे कि इसका ब्रेन खराब है, दूसरी तरफ से हम बोलेंगे तू मन पक्का कर, तू विल पावर यूज़ कर। अब विल पावर कहाँ से आती है? किडनी से, ब्रेन से। तो ब्रेन खराब है, तेरी मर्जी है ये, तू अपने शौक से कर रहा है। शौक और मर्जी कहाँ से आती है? किडनी से, लिवर से, ब्रेन से। तो ब्रेन खराब होने का मतलब है आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर्स, आपके एक्शन, आपके वर्ड्स, सब में खराबी होगी। वो पर्सन हेल्दी एक्शंस नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर हम इसको टेक्निकली समझें तो अगर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो मुझे काफ़ी ज़ोर से सर दर्द होएगा, राइट? मोस्टली ये निशानी होती है ब्लड प्रेशर बढ़ने की। तो इसी तरह से हमारे ब्रेन का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसके अंदर केमिकल्स हैं। जैसे ब्लड का प्रेशर है, उसी तरह से दिमाग में भी केमिकल्स हैं। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर का एक नॉर्मल एवरेज लेवल है
उसी तरह केमिकल का भी मात्रा दी हुई है कि केमिकल इतना होना चाहिए। सो मान लीजिए डोपामिन नाम का एक केमिकल है जो हम सबके दिमाग में बनता है, और जब भी वो रिलीज़ होता है हमें खुशी मिलती है। अच्छा मौसम देखते हैं हमें खुशी मिलती है, हम कोई स्वाद खाना खाते हैं उससे हमें मज़ा आता है, ठीक है। तो ये डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन, बहुत सारे केमिकल हैं हमारे दिमाग में, मगर ये जो 4 केमिकल हैं ये हमें ज़िंदगी जीने के लिए मोटिवेट करते हैं, हमें ज़िंदगी जीने के लिए ये मज़ा देते हैं, खुशी देते हैं, सुकून देते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो डोपामिन मज़े वाला, प्लेजर वाला केमिकल है, मान लीजिए कि उसकी मात्रा होनी चाहिए 10 लीटर, कि रोज़ का 10 लीटर काफ़ी है, ठीक है। सो अगर 10 लीटर रहता है तो वो पर्सन ठीक हरकत करता है। अगर 10 लीटर से बढ़ जाएगा तो नहीं, मतलब मेरा मतलब है कोई साइड इफ़ेक्ट होगा ना, क्योंकि डॉक्टर ने कहा देखो ब्लड प्रेशर तुम्हारा इतना रहना चाहिए, अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर इससे बढ़ गया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। सो बिल्कुल उसी तरह साइंटिफिकली, टेक्निकली, अगर डोपामिन का लेवल बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम है, डोपामिन का लेवल गिर जाएगा तो प्रॉब्लम है। तो हम अब से, आज से ये समझें कि जब भी हमारा पेशेंट चिल्लाता है, जब भी हमारा पेशेंट कलेश करता है नशा करके या बिना नशे के, ये बीमारियां नशे के साथ भी हो सकती हैं और बिना नशे के भी हो सकती हैं। जब वो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी में लगता है, जोश आ जाता है, कई पेशेंट बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कई पेशेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा लेते हैं, कई तो एक दिन में इतनी सारी शॉपिंग कर देते हैं, कईयों की क्रेविंग्स बढ़ जाती है। अच्छा, उससे और ऊपर डोपामिन बढ़ता है तो पेशेंट अपने आप को भगवान मानने लगते हैं, वो एक्सट्रीम हरकत करने लगते हैं, उनको लगता है उनके अंदर सुपर पावर आ गई। कई पेशेंट्स को चीज़ें दिखने लगती हैं, कई पेशेंट्स को आवाज़ें आने लगती हैं, कई पेशेंट्स को लगता है हमें अंदर कोई कमांड दे रहा है कि तुम ऐसे करो। कई पेशेंट शक करने लगते हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हो तो मुझे लगेगा अगर मैं पेशेंट हूँ कि मुझे कुछ कर रहे हैं। अगर कोई 2 जने बातें कर रहे होंगे उनको लगेगा उनके बारे में बातें हो रही हैं। सो ये जो सारी चीज़ें, या ज़रूरत से ज़्यादा डर लगेगा, पैरानॉइड हो जाएंगे, ये सब तभी होता है जब दिमाग में केमिकल्स बढ़ जाते हैं। जब पर्सन हमारे एक्साइटमेंट में जाते हैं, मेनिया में जाते हैं, ठीक है, साइकोसिस में जाते हैं। साइकोसिस इज़ द हाईएस्ट स्टेज। आम भाषा में समझें तो केमिकल्स की खिचड़ी बन गई दिमाग में, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहाँ बैठे हैं, कौन है, कुछ भी पता नहीं चलता। अब ये डॉक्टर्स का कहना है कि ये सब्सटेंस इंड्यूस्ड भी हो सकते हैं, कि अगर कोई पेशेंट बड़ी देर से उसने नशे का सेवन किया है, ठीक है, फिर छोड़ दिया, उससे भी हो सकता है, ठीक है। छोड़ने से नहीं मतलब सेवन किया है, यूज़ किया है। कई बार कोई हादसा हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है। सर कहते हैं कि 4-5 साल में, क्योंकि WHO कहता है ये प्राइमरी इलनेसेस है। पहले मैं इस पे थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। प्राइमरी मीन जन्मांतरू, आप इस बीमारी के साथ पैदा हुए थे, जेनेटिक्स। सेकंड, ये क्रॉनिक इलनेस है, लंबे समय की, जैसे कैंसर, जैसे हाइपरटेंशन, ठीक है। तीसरी चीज़, ये प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ती रहती है, जैसे कैंसर बढ़ता रहता है, हार्ट अटैक फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, फिर डॉक्टर कहता है थर्ड खतरनाक हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से ये क्रॉनिक इलनेसेस हैं। लास्ट WHO कहता है ये फेटल हैं, ये जानलेवा हैं इफ़ अनट्रीटेड। अब आप देखो, एक दिमाग ही है हमारा जो हमारे बाकी के शरीर को चलाता है, हमारी ज़िंदगी को चलाता है। अगर ये कमांडर ही बीमार हो जाए तो ये कुछ भी कर सकता है। जो लोग क्राइम करते हैं, बाहर रेप्स करते हैं, मर्डर्स करते हैं, आपको लगता है वो हेल्दी ब्रेन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मतलब दैट इज़ द एंड ऑफ मेंटल इलनेस। फादर्स अल्कोहलिज्म में जब होते हैं
कई बार अपनी बेटी का रेप कर देते हैं। डू यू थिंक एक इंसान, एक फादर, नॉर्मल फादर ऐसी हरकत सोच भी सकता है? नो। सो जो ब्रेन डिसऑर्डर्स के पेशेंट होते हैं, जब दिमाग खराब हो जाए तो खराब दिमाग कुछ भी कर सकता है। तो अब हमारे पेशेंट का दिमाग खराब हो चुका है। हाँ, उसने नशा अपनी मर्जी से चखा था, मगर वो मर्जी से बीमार नहीं हुआ, क्योंकि उसका दिमाग ही खराब होगा ना। ऐसे सोचो जो फैमिलीज बैठे हैं कि दिमाग ही खराब होगा ना, जो चीज़ उसको नुकसान पहुंचाई जा रही है, जो चीज़ उसका शरीर ख़त्म कर रही है, जो चीज़ उसके रिश्ते ख़त्म कर रही है, उसकी इज्जत, पैसा, टाइम, थॉट, सब कुछ, वो क्यों करेगा? पूरी दुनिया उसकी बेइज्जती कर रही है, वो क्यों बेइज्जती करवाना चाहेगा? सो वी हैव टू बिलीव कि ये ब्रेन डिसऑर्डर है। नशा छुड़ाना जैसी कोई जगह दुनिया में नहीं बनी, ये एक दिमागी बीमारी है एंड इट्स अ फिजिकल इलनेस। जितनी सच्ची डायबिटीज, जितना सच्चा कैंसर, उतना सच्चा बाइपोलर डिसऑर्डर, उतना सच्चा अल्कोहलिज्म, एडिक्शन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया। अब उसमें अगर आपके दिमाग में दो राय रही ना, कभी आपको लगेगा बीमारी है, कभी आपको लगेगा नहीं है, तो कभी भी रिकवरी नहीं मिलेगी, नेवर। बिकॉज आप ऐसे पेंडुलम की तरह इधर उधर दो कश्ती में सवार नहीं रह सकते। अगर डायग्नोसिस हो चुका है तो उसमें अच्छा लगे, बुरा लगे, आपको जैसा मर्जी लगे, कड़वा लगे, बट दैट्स द रियलिटी। एक बार हमारे पास एक बच्चा आया 4.5 साल का, तो उसने क्या किया, उसने अपने, वो ना बहुत चीज़ें तोड़ता था, उसने अपने घर का ना LCD तोड़ दिया। तो उसकी दादी साथ में आई थी। उसकी दादी से पूछा कि मदर से पूछा, दादी से पूछा, तो उसकी दादी बोली वो कल नहीं अस्सी तो झगड़े होंदे रहंदे घर में। अगर 4.5 साल पे वो LCD तोड़ रहा है तो 14 साल पे वो क्या करेगा? ठीक है। तो कुछ हमारी सोसाइटी में है कि ऊंचा बोलना, चिल्लाना, ठीक है, और पेरेंट्स के साथ भी वो ओके है कि ऐसे ही चलता है। बड़े कई बार ऐसे होता है, जनरेशन बाय जनरेशन ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं और इसको हम नॉर्मल मानते हैं। तो इसीलिए अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि 4-5 साल की एज में ये सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं, तो 4-5 साल में तो हमें तो अवेयरनेस भी नहीं है, इसलिए हम देख भी नहीं सकते। उसके बाद 14-15 साल की उम्र तक काफ़ी विजिबल हो जाती हैं चीज़ें। जैसे हम घर में देख सकते हैं कि बाकी 3 बच्चे ऐसे हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा ज़्यादा ज़िद्दी है, या ये चुप चुप रहता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, बीमारियां हैं, ये जेनेटिक तौर पे, जीन्स के तौर पे, इन्वायरमेंट, माहौल, वातावरण के तौर पे और पर्सनालिटी के कारण ये चीज़ें बीमारी को जन्म देती हैं। कुछ देर तक तो वो ठीक रहता है, उसके बाद डिसऑर्डर बन जाती है। अब ये जो ब्रेन में चेंजेस हैं, अगर जीन्स में है तो WHO कहता है ये इनविजिबल इलनेस है। जाहिर है क्योंकि ब्रेन के अंदर हो रही है, हमें पता नहीं लग रहा, बट वेरी सून ये बात भी नहीं रहेगी, क्योंकि अब स्पेक स्कैन बन चुका है जिसमें आप अल्कोहलिक का ब्रेन देख सकते हैं। अगर आप गूगल करें तो ब्रेन आपको दिख जाएगा। काफ़ी महंगे टेस्ट हैं और काफ़ी कम मशीन्स हैं। अल्जाइमर के पेशेंट का ब्रेन देख सकते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट का देख सकते हैं, जो ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स खाते हैं उनका ब्रेन देख सकते हैं, ठीक है। तो इनविजिबल मीन्स वो दिमाग में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रही होती हैं। अब जाहिर है दिमाग की मशीन अगर चेंज हो रही है तो उसमें से जो काम मशीन करती है माइंड, उस पर भी असर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की वजह से इसको इनविजिबल इलनेस कहते हैं। मगर फिर ये दिखती कैसे हैं? ये हमारे बिहेवियर्स में दिखती हैं। तो जिस चीज़ को आप आदत बोले वो अब बीमारी का लक्षण है, डिसऑर्डर। तो ये वाली चीज़ हमको अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है कि 4-5 साल की उम्र में ये चीज़ बीज से उभरने लगी, फिर 14-15 में फिर कैसा माहौल था, फिर घर का कैसा माहौल था, क्योंकि एक बच्चा एक घर में पैदा होता है,
क्या उस घर में डिसिप्लिन था? क्या उस घर में दायरे सिखाए गए? क्या उस घर में अकाउंटेबिलिटी सिखाई गई? क्या उस घर का एटमॉस्फेयर स्वस्थ था, हेल्दी था? क्या सब मिलजुल के रहते थे या लड़ाइयाँ होती थी? क्या जो पेरेंट्स थे उनका रिश्ता कैसा था? क्या घर में ऑलरेडी कोई साइकेट्रिक इशू रह चुका है? क्या घर में ऑलरेडी नशा था? क्योंकि अगर हम ये बोलते हैं कि देखो इसकी शक्ल ना परदादे वर्गी है, ये वैसे ही बोलता है, वैसे ही चलता है, वैसे ही बैठता है, अब उस बच्चे ने तो परदादे को नहीं देखा मगर वो जीन्स में ट्रैवल हो गई। इसी तरह हमारे साइको जीन्स, हमारी सोचें भी ट्रैवल होती हैं, खानदान से खानदान, जनरेशन टू जनरेशन हमारी सोचें भी ट्रैवल होती हैं। हम बोलते हैं हाँ जी ये तो ऐना दे परिवार दा एन जी होना है। सो ये इसके पीछे साइंस है सारी, इन चीज़ों की रिसर्च हुई है। बल्कि सबसे ज़्यादा दिमाग की खोज हुई है शराब की वजह से, जिसको एक टाइम पे मैंने भी हेडलाइंस पढ़ी थी कि हमारे ही हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि ये नशा नहीं होता, मतलब जब वो ड्रग्स से कंपेयर कर रहे थे। सो अब आप सोचो ऐसी सोसाइटी में जहाँ कोई अवेयरनेस नहीं है, जहाँ इतना बदनाम किया हुआ है, सब कुछ किया है, हम हमेशा सर कहते हैं 10-15 साल लेट पहुँचते हैं अस्पताल, क्योंकि अब बदनाम है तो हम छुपाएंगे। ठीक है, अब जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है या डिप्रेशन का पेशेंट है, अगर डिप्रेशन का पेशेंट बहुत लो रह रहा है या बाइपोलर का पेशेंट गुस्सा कर रहा है, ऊपर से उसकी पर्सनालिटी भी ऐसी है। सो एक होता है बीमारी से पहले वाली पर्सनालिटी, अब बीमारी के बाद तो कैरेक्टर फ्लॉज आ ही जाते हैं। अब जो नशा करने वाला पर्सन है, हो सकता है वो झूठ ना बोलता हो, मगर नशा करने के बाद तो उसको झूठ बोलना पड़ेगा ना। वो ये तो नहीं बोल के मैं ज़रा टीका लगा के आया, नहीं बोल सकता। सो झूठ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके लिए उसको कहानियाँ भी बनानी पड़ेगी, मैनिपुलेट भी करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारे घर का एनवायरनमेंट कैसा है। अब ये बीमारी ने अगर मैनिपुलेट करना है तो वो सास बहू को लड़ा भी सकता है, वो माँ बाप को भी लड़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। सो जब तक हम इस बीमारी का नेचर नहीं समझेंगे, जब तक मानेंगे नहीं बीमारी है, तब तक ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। एंड अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो अवेयरनेस इन सोसाइटी। कोई अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। हम भी यहाँ बैठे हैं और इलाज करा रहे हैं, मगर हम बाहर किसी को नहीं बताएंगे। अगर एक सूट खरीदा होगा तो सबको जाके बताएंगे, देखो भाई यहाँ से मैं सूट लेके आई, बट इस बीमारी का इलाज कराया नहीं। हाँ अच्छा कैंसर, हाँ वो राजीव मेमोरियल हॉस्पिटल जाओ, मगर नोबडी विल टेल। जबकि एक ब्रेन बेचारा सारा काम करता है और उसी के हेल्थ का, हम स्पाज में जाते हैं, हम जिम्स में जाते हैं, हम पार्लर्स में जाते हैं, मगर ये इसकी सफाई हम कभी भी नहीं करते। बचपन से लेकर आज तक इसमें पता नहीं क्या क्या इकट्ठा हुआ है, इतनी रिजेंटमेंट, इतना दर्द, इतने बोझ। और दूसरी चीज़ है, हम कौन सी फैमिलीज़ यहाँ पहुँचती हैं। हमारी फैमिलीज़ में IQ बहुत होता है, इंटेलिजेंस बहुत होती है, बहुत लायक होते हैं हमारे पेशेंट। हमारे घर में SQ भी होता है, उसके पैरी हाथ लगाओ, दुनियादारी करो, दिखावा करो, तैयार हो, ये सब करो, ठीक है। मगर एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं EQ, इमोशनल कोशेंट। अंदर क्या चल रहा है वो कोई नहीं एक्सप्रेस करता, सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है वो कोई नहीं समझ सकता, कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता, दूसरा समझ नहीं सकता। आर्टिफिशियल लाइफ लीड करती है हमारी फैमिलीज, तो हम इमोशनल डेफिशिएंट लोग होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, इसमें कैल्शियम की कमी है, इसमें विटामिन की कमी है। हमारी फैमिलीज में इमोशनल क्वेश्चन की कमी होती है, डेफिशिएंसी है। और इमोशंस ही सब कुछ चलाते हैं। हमें गुस्सा आता है, हमें जलन होती है, हमें रिजेंटमेंट होती है, खुंदक होती है, नफरत होती है। इन सब की सफाई कभी नहीं होती। अगर कोई बोल दे मुझे गुस्सा, नहीं गुस्सा नहीं करते अच्छे बच्चे, कोई उससे आगे पूछता ही नहीं है कि गुस्सा क्यों आ रहा है, जलन क्यों आ रही है।
लड़कियां हैं तो नहीं नहीं, लड़कियां ऐसे नहीं बोलती, लड़के मर्द नहीं रोते, मर्द को दर्द नहीं होता। फिर हमारी जो मूवीज़ हैं, हमारे जो सॉन्ग्स हैं, वो भी माशाल्लाह उसको बहुत एग्रेंडाइज करते हैं। तो ये कुछ ऐसी कमियां हैं साइंटिफिक और हमारी सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और रिसर्च का ये भी मानना है, अगर आप गूगल करें, हम सबके पास स्मार्टफोन है, आज रात को सोने से पहले आप मेंटल इलनेसेस किन किन लोगों को है, क्योंकि हम जैसे लोगों का नाम नहीं आएगा, सेलिब्रिटीज़ का नाम आएगा, तो आप देखेंगे दुनिया के जाने माने सिंगर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट, जिनके दिमाग बहुत तेज़ होते हैं, मोस्टली उनको ही मेंटल इलनेसेस होती है। वो इसको संभाल नहीं पाते, या फिर उनको सही दिशा नहीं मिलती लाइफ में। हमारे पेशेंट या इधर होते हैं या उधर होते हैं, बहुत इम्पेशेंट होते हैं, तसल्ली नहीं होती उनको। जैसे अब उसका क्या एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने बोला डोपामिन सबके लिए ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है। अगर तो मेरा एक दिन का 10 लीटर बनना है, मान लो, वो ठीक है, नॉर्मल है। अगर मेरा 8 बनता है तो इसका मतलब मुझे मज़े और खुशी की कमी होगी ना। तो हमारे पेशेंट्स के अंदर एक दिन ऐसा ही एक्सीडेंट होता है कि वो जो 2 लीटर कम होता है ना, वो कहीं से एक स्मोक के एक फैग में एक उसमें मिल जाता है उसको, कोई कहीं, राइट बेटा आरुष, राइट? किसी तरह से आप कुछ कहना चाहोगे इस पे? तो या फिर आप बुझे से चल रहे हो, आपका पूरा 10 लीटर डोपामिन नहीं है, ठीक है, अब एक दूसरा पर्सन है, उसको चाय का कप बड़ा मज़ेदार मिल जाता है, उसका 2 लीटर डोपामिन बन जाता है। तो हमारे पेशेंट की लाइफ में एक एक्सीडेंट होता है, और वो एक्सीडेंट ये होता है कि उसके अंदर कोई बाहर से ऐसी नशीली चीज़ चली जाती है जो 2 लीटर क्या, उसको 100 लीटर का मज़ा दे जाती है। आप समझ रहे हो बात? अगर HB कम है, अगर मेरा खून कम है, तो मुझे डॉक्टर बोलेगा आयरन की टॉनिक पियो और पूरा करो, ठीक है। एक इमोशनली ओके, एक बच्चा है जो घर आता है और उसकी मदर नहीं होती, खाना नहीं बना होता, तो मोस्टली आजकल बच्चे क्या बना लेते हैं, मैं भी बना लेती हूँ ऐसे, क्या बना लेते हैं, मैगी ना, वो जंक फूड है, ठीक है। इसी तरह हमारे को इमोशनल फूड भी चाहिए होता है। तो जब हमें इमोशनल खाना नहीं मिलता तो हम इधर उधर भटक रहे होते हैं, कोई भी चीज़ का पेन, किसी भी चीज़ की कमी, ठीक है। अगर हमारे अंदर पूरा 10 लीटर डोपामिन, खुशी, मज़ा नहीं बन रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा गम है ना, खाली है जगह, तो वो जगह जो भी चीज़ भरेगी वो हमारा नशा बन जाएगी। अगर वो चीज़ किसी का बॉयफ्रेंड भर देगा तो वो उसका नशा बन जाएगा, अगर वो मोबाइल फ़ोन कर देगा तो मोबाइल फ़ोन बन जाएगा, अगर खाना पूरा उसको कर देगा तो खाने की एडिक्शन हो जाएगी। फूड इज़ वन ऑफ द वर्स्ट एडिक्शन, शुगर एडिक्शन। तो इस तरह से हमें अंडरस्टैंड करना है कि जिस तरह से कैल्शियम डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, हमारे पेशेंट के अंदर इमोशनल डेफिशिएंसी है, उसको अपने इमोशन, फीलिंग, मूड संभालना नहीं आता। तो ये सारी, और अब इन सारी चीज़ों की वजह से धीरे धीरे जब वो डिपेंडेंट हो गया, आदत नहीं, अब उसका शरीर देखो भाई, आप मैम, आपको कोई खाने में स्वाद चीज़ लगती है बहुत, क्या? अरबी की सब्ज़ी बहुत पसंद है ना। तो जब आपको जो भी फेवरेट आपकी बनाता हो, आपके स्टाइल की अरबी खाओगे तो आपको मज़ा आएगा ना। आपका ब्रेन हमेशा वैसी अरबी की सब्ज़ी मांगेगा या कोई और? वैसी मांगेगा। तो कुछ नहीं हुआ, बस हमारे पेशेंट के ब्रेन ने वो अरबी की सब्ज़ी खाई, वो नशा खाया और उसको स्वाद आया, उसको मज़ा आया। अब ब्रेन को नहीं पता मुझे अरबी से मज़ा आया या शराब से मज़ा आया, ठीक है, मगर उसको मज़ा आया, तो ब्रेन ने ऑटोमेटिकली मांगी। जैसे हम ऑटोमेटिकली 4 बजे चाय मांगते हैं, जैसे हम ऑटोमेटिकली चीज़ें मांगते हैं, तो ये बॉडी है, ये इस तरह से वर्क करती है। अब वो मांगता गया और एक दिन आ गया, अब लिवर ने कहा सॉरी,
बाकी हिस्सों ने कहा सॉरी भैया, हमने बहुत संभाल लिया, अब हम इसको पचा नहीं सकते। तो ये बॉडी में हो रहा है ना सब कुछ, कि हवा में हो रहा है। तो इसमें विल पावर कहाँ से आएगी, इसमें मर्जी कहाँ से आएगी, इसमें और क्या चीज़ें आएंगी?